नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम सांख्य सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं और उस सिद्धांत में हमने कल जो सत्यान्वेषण की आर्य भावना है उसके विषय में वार्ता की थी। आज उससे आगे हम चलते हैं। आदिकालिक जिज्ञासा, जो जिज्ञासा आदिकाल से चल रही है वो क्या है, इसके विषय में हम आदि सृष्टि में सर्वप्रथम जब मानव ने चक्षु उन्मीलन किया, उसने अपने चारों ओर विविध सृष्टि का विस्तार अंगड़ाइयाँ लेता पाया। प्रकृति नटी अपनी भूमिका को बड़ी सज धज के साथ आरंभ कर चुकी थी। ऊपर अनंत नक्षत्र राशि का वितान, सूर्य और चंद्र का व्यवस्थित आवागमन, उनके उदय तथा अस्त की अद्भुत छटा से घिरी हुई रंग बिरंगी संध्याएं, भूतल पर चारों ओर बिछी हुई हरित तृण राशि, विविध तरु लताओं से परिपूर्ण वनराजी, स्वच्छ बहती हुई मुक्ताब जलधारा, इन सभी प्रकृति नर्तकी के संभारों ने मानव मस्तिष्क को चौंधिया दिया। तब एक अज्ञात प्रेरणा उसके मस्तिष्क में जागृत हुई। वह उद्बुद्ध हो गया और अपने चारों ओर अनंत आकाश में फैली हुई प्रकृति विभूतियों की वास्तविकता को जानने के लिए आकृष्ट हुआ। उस अनादिकाल से जागृत वह जान तृष्णा का आकर्षण आज भी मानव मस्तिष्क को मथित कर रहा है और कदाचित अनंत काल तक इसकी यही गति बनी रहने की संभावना है। आगे, दर्शन का आदि प्रवक्ता कपिल। इस ज्ञान पिपासा की पूर्ति के लिए आज तक जिन महान आत्माओं ने अनुकरणीय व प्रशंसनीय प्रयास किए हैं, उनमें महर्षि कपिल का नाम मूर्धन्य व्यक्तियों की श्रेणी में लिया जा सकता है। कपिल को आज दार्शनिक जगत का यदि आदि मानव कहा जाए तो इसमें कुछ अत्युक्ति न होगी। अध्यात्म और अधिभूत के संबंध में जो विवेचन इस क्रांतदर्शी ऋषि ने आदिकाल में प्रस्तुत किया, आज भी उसका उत्तर वह स्वयं है। विविध साधन सामग्री सज्जित आधुनिक आदि भौतिक विज्ञान आज के मानव को जिस सीमा पर लाकर खड़ा कर देता है, अंतिम कोर तक उसकी तुलना में कापिल विचारधारा को उपस्थित करने के लिए किसी संकोच का अनुभव नहीं होता। उससे आगे अधिभूत के साथ अध्यात्म का समन्वय कपिल दर्शन की अपनी विशेषता है। उसी विचारधारा का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करने के लिए यह प्रयत्न है। अब आगे, दर्शन की तीन मूलभूत विचारधारा संसार में पाई जाती है। क्या है, आप सुनिए। दर्शन शास्त्र के नाम पर जितनी विचारधारा आज तक संसार में प्रवाहित है, स्थूल रूप से उनको तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के तत्वों का अस्तित्व वास्तविक है। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होने पर भी परस्पर सहयोग से ही सर्ग आदि जगत कार्य का निर्वाह संभव है। दूसरा, वस्तुतः अचेतन एकमात्र मूल तत्व है। वह कभी अवस्था विशेष में आकर अपने वास्तविक रूप से इतना भिन्न प्रतीत होने लगता है कि उसे हम अचेतन न कहकर चेतन कहते हैं। चेतन नाम की पृथक तथा स्वतंत्र सत्ता रखने वाली कोई वस्तु नहीं है। ये दूसरी विचारधारा है। तीसरी विचारधारा, मूल में चेतन एक वास्तविक तत्व है। चेतन से अतिरिक्त अन्य कोई तत्व अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। यह जो जड़ जगत दृष्टिगत गोचर हो रहा है, इसका अपना वास्तविक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मूल चेतन तत्व केवल लीलावश रूप में भासता है। तो देखिए, आज इतना ही।
आपको इन तीनों के विषय में पूरा, यदि आप आगे सांख्य को समझना चाहते हैं, इन तीनों विचारधाराओं को अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेना है कि तीन प्रकार की सत्ताएं हैं। एक तो जो चेतन और अचेतन दोनों को समझती है कि इस जो प्रकृति है इसकी वो सत्ताएं हैं, दोनों का स्वरूप है। एक यह समझता है कि अचेतन जो वस्तु है या अचेतन जो सत्ता है वही एक समय परिवर्तित होती होती इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है कि वह चेतन की भांति लगने लगती है। और तीसरी यह है कि इस प्रकार की कोई ऐसी सत्ता नहीं है प्राकृतिक, केवल एक ही सत्ता है, उसके द्वारा ही सब कुछ ये जो आप देख रहे हैं वह सब होता है। ये तीन मुख्य जो है बिंदु हैं इस सांख्य को समझने के। आप इनके ऊपर विचार कीजिएगा, अच्छी प्रकार से अपने मन मस्तिष्क में बैठाइए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है और गंभीरता से जो है आगे बढ़ना ये मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते।